हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने चैप्टर शुरू कर रखा है फोर्स एंड प्रेशर, तो उसके बचे हुए पार्ट को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। फ्रिक्शन मतलब कि घर्षण। तो रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, कुछ अपने अनुभव जो हैं उन्हें रिकॉल कीजिए। अ बॉल रोलिंग along the ground gradually slows down and finally comes to rest। तो कोई बॉल जब रोल करती है, ठीक है, रोलिंग होती है किसी ग्राउंड में, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। उसकी जो गति है वो धीरे हो जाती है, फिर फाइनली वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। कोई बॉल जब फेंकी जाती है तो वो रोल करती है, उसमें रोलिंग होती है, ठीक है, घूमती है। तो घूमती हुई बॉल क्या होती है कि जब ग्राउंड में जब नीचे जैसे जैसे नीचे आती है ना, तो ग्राउंड में जब बॉल नीचे आती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो उसकी जो गति है धीरे धीरे धीमी हो जाती है, और फाइनली क्या होता है, बाद में फिर वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। कम्स टू रेस्ट, रुक जाती है। तो व्हेन वी स्टॉप pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a stop। तो क्या होता है कि जब हम बाईसाइकिल को पे पैडल लगाते हैं, ठीक है, तो पैडल लगाने के बाद में जब उसे रोक दिया जाता है, ठीक है, रोकते हैं तो क्या होता है, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू अ स्टॉप। तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे फिर बाद में उसकी जो गति है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है, और फाइनली क्या होता है, बाद में वो रुक जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, है ना। जैसे कोई कोई घूमती कोई बॉल है, ठीक है, कोई बॉल ग्राउंड में रोल करती हुई आ रही है, ठीक है, घूमती हुई आ रही है, तो वो क्या होगा, जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे उसकी मूवमेंट, उसकी जो गति है वो क्या होगी, धीमी हो जाएगी, और फाइनली क्या होगा, लास्ट में वो रुक जाएगी। तो वैसे ही क्या होता है कि जो बाईसाइकिल है, जो साइकिल है, उस पर जब पैडल लगाया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि पैडल लगाने के बाद में, है ना, वो पैडल क्या है, रुक जाता है। और वो कैसे रुकता है कि वो धीरे धीरे उसकी क्या होती है, गति धीरे होती है ना। बाईसाइकिल का जो पैडल होता है उसकी गति क्या है, धीरे धीरे होती है, और बाद में वो रुक जाता है, ठीक है। तो अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। तो जो कार है, ठीक है, जो स्कूटर है, इनके जो इंजन होते हैं, ठीक है, वो भी क्या है कि जब उन्हें स्विच ऑफ किया जाता है, बंद किया जाता है, तो वो भी अपने पहली वाली स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली अ बोट, पहली वाली स्थिति मतलब कि वो भी रुक जाता है इंजन, ठीक है, जब उसे स्विच ऑफ किया जाता है, बंद किया जाता है तब। तो सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग इट। तो क्या होता है, इसी के जैसे ही जो बोट होती है उसे क्या है कि रस्सी से, है ना, रस्सी से उसे खींचा जाता है, ठीक है। तो रस्सी से खींचने के बाद में जो बोट होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। रोइंग यानी रस्सी से उसको खींचते हैं, है ना, पतवार से। रोइंग मतलब कि रस्सी से नहीं, सॉरी, पतवार से। रोइंग मतलब पतवार। तो पतवार से जब बोट को खींचा जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में उसे रोक दिया जाता है, तो फिर मतलब खींचना उसे बंद कर देंगे तो क्या होगा, वो रुक जाएगी, है ना। कैन यू एड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस। तो इसमें आप क्या और अपने एक्सपीरियंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। इन ऑल दीज सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं होता है, ठीक है। बॉल का एग्जाम्पल देख लिया हमने, बाईसाइकिल का देख लिया, ठीक है, कार है, स्कूटर है, ठीक है, उसके इंजन का देखा, है ना, उसके इंजन का जान लिया। और जो बोट है उसके बारे में भी हमने जाना कि क्या होता है कि पतवार से, ठीक है, बोट को चलाया जाता है ना। और फिर जब पतवार को रोक दिया जाता है, ठीक है, बोट को जब चलाना छोड़ दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या होती है,
रुक जाती है। तो इन सब पे ये जो जितनी भी सिचुएशंस है, ठीक है, इनमें क्या होता है कि कोई भी फोर्स जब वो अपने रेस्ट कंडीशन में आ जाते हैं, अपने पहली वाली स्थिति में आ जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी फोर्स, उन ऑब्जेक्ट्स पे कोई भी फोर्स नहीं काम करता, ठीक है, उन पर कोई भी बल नहीं लगाया जा सकता। यट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, ठीक है। तो क्या होता है, उनकी स्पीड, जब उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो क्या होगा, वो उनकी जो स्पीड होगी, ठीक है, वो क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। ग्रेजुअली डिक्रीजेस मतलब कि धीरे धीरे उनकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम्स, और फिर वो थोड़े टाइम बाद में अपनी पहली वाली कंडीशन में, पहली वाली स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। What causes a change in their state of motion? तो क्या कारण है जो कि गति जो है, ठीक है, गति की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन का क्या कारण है? तो कुछ सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम, ठीक है, तो कुछ फोर्स उनके ऊपर लगता है। कैन यू गैस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस? तो आप जो फोर्स है, ठीक है, जो उसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, बल जो उसके ऊपर लग रहा है ना, वो किस दिशा में लग रहा है, उसे आप क्या मतलब उसका अंदाज आप लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं। द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो ये फोर्स होता है ना, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये स्टेट ऑफ मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसकी जो गति की स्थिति है उसमें परिवर्तन के लिए जो बल क्या होता है, उत्तरदायी होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये क्या है, किसके हैं? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के हैं, ठीक है, ये घर्षण के उदाहरण है, बल का जो घर्षण है, बल के घर्षण के ये एग्जाम्पल्स हैं। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। तो ये जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, बल का जो घर्षण बल जो होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब जो घर्षण बल है, ठीक है, ये जो सरफेस है ना, बॉल और सरफेस के बीच में है ना, एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द, तो क्या होता है कि बॉल और जो ग्राउंड है ना, इन दोनों की सरफेस के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है, घर्षण बल काम करता है बॉल और ग्राउंड के बीच में, जिससे क्या होता है कि जो मूविंग बॉल जो होती है वो अपने पहले वाली स्थिति में आ जाती है, मतलब कि मूविंग बॉल टू रेस्ट मतलब बॉल रुक जाती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन के बारे में बताया गया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो घर्षण बल है वो क्या होता है कि वो क्या करता है कि इसके लिए जो फोर्स है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के जो स्टेट ऑफ मोशन होते हैं, गति की जो उनकी स्थिति होती है, उनमें परिवर्तन के लिए फोर्स क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे, ठीक है, इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, इन सभी एग्जाम्पल्स में क्या है? जो घर्षण बल है, ठीक है, उसके ये उदाहरण है, ठीक है। और जो बॉल हो, जो मूविंग बॉल है और जो ग्राउंड है, इन दोनों के सरफेस के बीच में क्या होता है? घर्षण बल होता है, जिसकी वजह से बॉल क्या है? रुक जाती है, ठीक है, मूविंग करती हुई जो बॉल है वो रुक जाती है। तो सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू अ स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग, ठीक है। तो इसके जैसे ही जो पानी है, ठीक है, और जो बोट है, इनके बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बोट है ना, वो रुक जाती है ना। जब पतवार से उसे बोट को पतवार से जो बोट को चलाना रोक दिया जाता है, ठीक है, पतवार को जब रोक दिया जाता है, रोइंग मतलब पतवार, तो पतवार को जब रोक दिया जाता है तो पानी और बोट के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से बोट जो होती है वो रुक जाती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स
and its direction is always opposite to the direction of motion. तो the force of friction जो है, घर्षण बल जो है वो हमेशा जो मूविंग ऑब्जेक्ट होती है ना, जितनी भी हिलती डुलती जो चीजें होती हैं, है ना, उन पर लगता है, ठीक है। और एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जिस दिशा में, है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो जिस दिशा में गति कर रहा है ना, तो उस गति के विपरीत दिशा में ये घर्षण बल लगता है, ठीक है। क्या होता है, जो ये घर्षण बल जो होता है ये हमेशा जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हिलती डुलती हुई जो चीजें होती हैं, चलने फिरने वाली जो चीजें होती है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं मूविंग वाले, उन पर काम करता है, ठीक है। और वो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। Since the force of friction arises due to contact between surfaces, it is also an example of a contact force, ठीक। तो क्या होता है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये क्या करता है कि सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट होता है, जो संपर्क होता है, उसमें ये काम करता है, ठीक है। कोई दो सरफेस है, ठीक है, उनके बीच में, उनके कांटेक्ट में आने से, ठीक है, दो सतहों के कांटेक्ट में आने से उनके दो सतहों के बीच में ये जो घर्षण बल है ये क्रिया करता है, अराइजेस यानी क्रिया करना, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये किसका उदाहरण है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 12। तो चैप्टर 12 में हम फोर्स के बारे में और ज्यादा जानेंगे। यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज इसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद इट, ठीक है। तो जो फोर्स है, ठीक है, वो जब अप्लाई किया जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना, कोई भी फोर्स जब लगाया जाता है ना, तो क्या होता है कि उसके साथ में क्या होता है, हमेशा कांटेक्ट होता है ना। कांटेक्ट के साथ में ही फोर्स को क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी होता है, इसेंशियल यानी कि जरूरी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब इसमें है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में है मैग्नेटिक फोर्स। इससे पहले हमने जाना कांटेक्ट फोर्स, जिसमें क्या है कि बल लगाने के लिए ऑब्जेक्ट को छूना पड़ता है, कांटेक्ट में आते हैं तभी क्या होता है कि फोर्स लगता है, बल लगता है, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट से। अब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, चुंबकीय बल। तो इसके बारे में जानेंगे। Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? ठीक है, तो जो मैग्नेट है ना, जो चुंबक होता है ना, उसको अगर रोलर के ऊपर रखेंगे तो वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। और क्या होगा, अदर मैग्नेट इज ब्रोट नियर इट, ठीक है। कोई रोलर है, उसके ऊपर क्या रखा, मैग्नेट रखा, और उसके पास में क्या किया कि एक दूसरा मैग्नेट और ले जाया गया, ठीक है। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट? तो क्या होगा, जब मैग्नेट उसके पास में ले जाएंगे, है ना, तो जो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन में कैसी रहेगी, ठीक है, किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। व्हाट डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट? तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या मतलब पता चला कि डज इट मीन दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट्स? इसका मतलब दो मैग्नेट्स के बीच में कोई फोर्स जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। दो चुंबक है, उनके बीच में मतलब कि कोई बल लग रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्लास 6 में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो मैग्नेट होते हैं, है ना, दो मैग्नेट क्या करते हैं, एक दूसरे को पीछे हटाने का काम करते हैं, ठीक है। और जो उनके जो अलग अलग पोल्स जो होते हैं, ठीक है, अनलाइक पोल्स यानी कि उनके जो भिन्न भिन्न, उनके जो अलग अलग पोल्स होते हैं, ठीक है, उनके एक दूसरे के अपोजिट जो उनके ध्रुव होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर सेम पोल होंगे
तो क्या होगा, दो मैग्नेट के सेम पोल्स को होंगे और उन्हें जब दो मैग्नेट्स को जब पास में लाया जाएगा तो क्या होंगे, वो एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलेंगे, पीछे हटेंगे। ठीक है, रिपेल यानी पीछे हटना। ठीक है, और अगर उनके जो पोल्स अगर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना, अलग अलग होंगे, और फिर इन दोनों मैग्नेट को जब नजदीक लाया जाएगा तो क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट होंगे, है ना, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। तो ये जो अट्रैक्शन है, आकर्षण, और जो प्रतिकर्षण है, रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण जो है ना, इसे हम दूसरे फॉर्म में भी देख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, पुल और पुश के रूप में, मतलब खींचना और धकेलने के रूप में भी इसे हम जान सकते हैं। तो डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टेक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन दैम। ठीक है, तो क्या किया कि दो मैग्नेट हैं, उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करने के लिए, उनके बीच में फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या इसमें कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है? मतलब कांटेक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में फोर्स को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो दोनों मैग्नेट को पास में लाने के लिए क्या किया, फोर्स लगाने के लिए उन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया गया। ठीक है, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का कि डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कांटेक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम। दो मैग्नेट के बीच में फोर्स अप्लाई करने के लिए, फोर्स को ऑब्जर्व करने के लिए उन्हें आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना होता है। ठीक है, तो अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। तो क्या है कि ये जो मैग्नेट जो होता है, ठीक है, जो चुंबक जो होता है ना, ये क्या करता है, कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट, है ना, दूसरे मैग्नेट को क्या करता है, बल फोर्स के जरिए क्या करता है, खींचने का काम करता है। ठीक है, तो क्या होता है, विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट, है ना, दो चुंबक रखे हुए होते हैं, है ना, दो चुंबक रखे हुए होते हैं, अगर उनके पोल्स, है ना, जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं, तो क्या होता है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, और फोर्स के जरिए वो अपनी तरफ उसे खींचने का काम करता है। ठीक है, और वो भी कैसे, विदाउट कांटेक्ट। ठीक है, बिना किसी कांटेक्ट के क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो समझ में आया कि जो मैग्नेट्स होते हैं उनके जब अपोजिट पोल्स में उन्हें रखा जाता है तो क्या होता है कि उनको बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए, बिना एक दूसरे के नजदीक लाए ही एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, अपनी तरफ उसे खींचने का काम करता है। तो इस तरह का जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, देखते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस तरह का जो फोर्स होता है ना, जो मैग्नेट्स का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उन पर जो ये फोर्स जो होता है, बल जो लगता है, ये किस तरह का बल होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो इसी की तरह का एक एग्जाम्पल ये भी है कि किसी मैग्नेट के पास में हम लोहे का कोई टुकड़ा लेके जाएंगे तो उस पर भी क्या होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई होगा। एक दूसरे के पास में लेके जाएंगे, ठीक है, कांटेक्ट में लेके जाएंगे, पर बिना एक दूसरे, उनके बीच में क्या होगा, गैप होगा। ठीक है, उनके बीच में क्या होगी, दूरी होगी। इसी वजह से क्या होगा कि वो जो मैग्नेट है उसे क्या करेगा, लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूरी होने पर भी वो क्या कर रहा है, लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है। तो इसी वजह से इसे क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। ठीक है, अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब स्थिर वैद्युतिकी बल। तो इसे देखते हैं। A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper। तो एक पेपर शीट लिया, ठीक है, एक पेपर की शीट ली गई और उस पर क्या किया गया, जो स्ट्रॉ है ना, उसे रब किया गया। रब करने के बाद में क्या हुआ कि उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया। ठीक है, तो क्या होता है ये कि सच अ स्ट्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। अब
उस स्ट्रॉ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया, ठीक है, वो चार्ज हुआ। तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है, जो स्ट्रॉ है वो किस चीज का उदाहरण है, वो चार्ज्ड बॉडी का उदाहरण है, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो किसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि जिसमें क्या होता है कि कोई चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, या फिर दूसरी जो चार्ज या अनचार्ज्ड बॉडी जो होती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचने के लिए क्या करते हैं, बल लगाते हैं। तो ये जो फोर्स जो होता है ये कौन सा होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है ये कब लगता है, जब जो बॉडीज जो होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, ठीक है, वो आपस में जब कांटेक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं, तब ये जो फोर्स होता है ये काम करता है, ठीक है, उनके बीच में ये फोर्स काम करता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, है ना। तो मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूं कि जिसमें दो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कांटेक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है, फिर उन पे जो फोर्स अप्लाई होता है वो कौन सा होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो इसमें भी यही है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये भी किसका उदाहरण है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण है। यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 15। तो जो 15th चैप्टर है उसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो गुरुत्वीय जो बल होता है उसके बारे में जानेंगे। यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड when it slips off your hand। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई सिक्का है या कोई पेन है, ठीक है, वो अपने हाथ से क्या होता है, स्लिप होके ग्राउंड पर गिर जाता है। तो लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड, ठीक है, when they get detached from the plant। तो ये जो प्लांट की जो पत्तियां हैं, जो फ्रूट्स हैं, है ना, वो उससे अलग होकर कहाँ गिरते हैं, ग्राउंड पे गिरते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई इट इज सो। तो ये नीचे ही क्यों गिरते हैं, ठीक है, अपने हाथ में रखा हुआ पेन है, सिक्का है, वो ग्राउंड पे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता। जो प्लांट्स हैं उसकी जो पत्तियां हैं, फ्रूट्स हैं, है ना, वो उससे अलग होके वो ग्राउंड पर ही क्यों गिरती हैं। तो इन सब के पीछे क्या कारण है। व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज अ रेस्ट, ठीक है, अपने हाथ में रखा हुआ है कॉइन, फिर क्या, एज सुन एज इट इज रिलीज्ड इट बिगिंस टू मूव डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो जब वो सिक्का अपने हाथ में रखा हुआ है और जब वो हाथ से छूटकर, है ना, नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तो इट इज क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज, ठीक है। तो इससे ये क्लियर होता है कि भाई सिक्का क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो इससे ये क्लियर है, इससे पता चलता है कि जो स्टेट ऑफ मोशन है, ठीक है, कॉइन की जो गति की जो स्थिति है ना, वो क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले तो वो हाथ में रखा हुआ था, फिर वो हाथ से रिलीज होके कहाँ गिर रहा है, ग्राउंड पे गिर रहा है। तो इसका मतलब कॉइन की जो स्टेट ऑफ मोशन है, गति की जो उसकी स्थिति है, वो क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो क्या हुआ, कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो इसके लिए क्या कोई फोर्स लगा है, या फिर ये बिना किसी फोर्स के क्या ये ऐसा हो सकता है। विच इज दिस फोर्स, ठीक है। तो इस तरह का फोर्स क्या है, इस तरह का बल क्या है, कौन सा बल है, तो इसके बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कोई भी चीजें हैं, वो क्या होती है कि अर्थ पर क्या होती है, नीचे की तरफ ही गिरती हैं, ठीक है। इट पुल्स देम, है ना, जब भी वो गिरती हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं कोई, या कोई भी थिंग्स हैं, कोई भी चीजें हैं, तो वो अर्थ पर ही गिरती है, क्योंकि वो धकेली जाती हैं, ठीक है, खींची जाती हैं, ठीक है। इट पुल्स देम मतलब कि वो खींची जाती, पुल्स यानी खींचना। तो पृथ्वी से, अर्थ से वो खींची जाती है, इसलिए वो नीचे की तरफ ही गिरती हैं। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। तो इस तरह का जो फोर्स है, यानी कि कोई भी चीज जो होती है वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरती है, क्योंकि अर्थ क्या करती है, उसे पुल करने का
काम करती है, खींचने का काम करती है। तो उसे जो खींचने का काम करती है तो उस पे जो फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, उस वक्त जो बल लग रहा होता है वो क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वीय बल होता है, ठीक है। ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो ये क्या है, गुरुत्वीय बल होता है, और जस्ट ग्रेविटी से ग्रेविटी भी कह सकते हैं। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये इस तरह का जो फोर्स होता है ये कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, आकर्षण बल होता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट और बीइंग अवेयर ऑफ इट, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये सब पर काम करता है, और हम मतलब कि इसके बारे में जाने बगैर ही, ठीक है, इसके बारे में हम अगर नहीं भी जाने, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अगर हम नहीं भी जाने, ठीक है, बीइंग अवेयर यानी कि हम इस बल के बारे में अगर नहीं भी जानेंगे, नहीं जानते, तो भी ये बल क्या करता है, हमेशा हर ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो समझ में आया कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है ना, ये सभी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, सभी ऑब्जेक्ट पर लगता है ना, और हम इस फोर्स को लेकर अगर अवेयर भी नहीं हैं, अगर हम नहीं भी जानते हैं, तो भी ये हर टाइम काम करता है ना, हर वक्त क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होता है, ठीक है। वाटर बिगिंस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप, तो जब हम नल खोलते हैं तो पानी हमेशा नीचे की तरफ ही बहता है, ठीक है, नीचे ग्राउंड की तरफ ही पानी बहता है। तो वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो जो रिवर का जो पानी होता है, समुद्र का जो, नदियों का जो पानी होता है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ ही बहता है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, इस चैप्टर को अभी के लिए यहीं रोकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है, और कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी के बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।